हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने इनकम टैक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो दिस इज द लास्ट हेड ऑफ इनकम। हमने आपको सेक्शन 14 में, अगर याद हो, उम्मीद करते हैं याद होगा, और मैंने कहा था सेक्शन 14 डिफाइंस देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। यहाँ 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। कहाँ पे? यहाँ इनकम टैक्स में पहला होता है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन and income from other sources. Now this is our last head of income, and after that we are needed to do some procedural aspect. We are needed to start it. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हम लोग का इसके बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग ऑफ इनकम, डीम्ड इनकम, डिडक्शंस, देयर आर सो मेनी चैप्टर्स लेफ्ट। तो हम लोग इसके बाद उन्हीं चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन बात करेंगे। देखा जाए क्या कहता है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कहता है कि अगर आपकी कोई इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं है, आपकी इनकम है, टैक्स लगना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी में नहीं है, कोई भी इनकम ऐसी है जो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है, सैलरी में टैक्सेबल नहीं है, पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है, कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं है, इफ देयर इज अ इनकम it must be charged to tax. If all these 4 heads of income do not cover any specific income, then that income shall be charged to tax under the head income from other sources. इसको हम लोग रेजिड्यूरी हेड ऑफ इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिड्यूरी हेड ऑफ इनकम। इसको हम ये भी नाम दे सकते हैं, रेजिड्यूरी नहीं, बची खुची इनकम। सर बची खुची कितनी? बहुत ज़्यादा, छोटी मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा इनकम्स हैं जो बची खुची हैं। जैसे एक एक करके देखेंगे। द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस ईयर। सर क्या है इसमें? यहाँ पर मेजर अमेंडमेंट आए हैं बाय फाइनेंस एक्ट। तो आपके असेसमेंट ईयर 21-22 में मेजर अमेंडमेंट देखने को मिलेंगे आपको। किससे रिलेटेड? डिविडेंड से रिलेटेड। चलिए सर बताइए क्या अमेंडमेंट है। फिलहाल मैं अमेंडमेंट नहीं बताने जा रहा। 2 सेक्शन तो पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए, खत्म कर दिए गए हैं। मेनली 2 सेक्शन जो डिलीट किया गया है, उसमें एक सेक्शन है 1034, और दूसरा जो एक सेक्शन है जो डिलीट किया गया है वो है सेक्शन आपका 115 ओ। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट द सेक्शन हैज़ बीन डिलीटेड फुल्ली, क्योंकि इसके पीछे अभी भी कुछ प्रोविजन है। मान लीजिए किसी कंपनी ने डिविडेंड तो डिक्लेयर कर दिया, अभी टैक्स नहीं पे किया, देन स्टिल दे आर लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स अकॉर्डिंग टू दोज सेक्शंस। बट यस, इफ द कंपनी इज गोइंग टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स, देन द रेसिपिएंट इज एग्जेम्प्ट। फिलहाल जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये समझने की कोई जरूरत नहीं है कि व्हाट सेक्शन 1034 सेज और व्हाट सेक्शन 115 ओ सेज। हमें केवल इतना समझना है कि अगर कोई कंपनी, अगर आप पहली बार टैक्सेशन को पढ़ रहे हैं तो केवल इतना समझ लीजिए, अगर कोई कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करती है, इफ एनी कंपनी इज गोइंग टू डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूट और पेड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, देन such amount of dividend shall be charged to tax in the hands of the shareholder, in the hands of the recipient. तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होगा। जी सर, बस इतना याद रखो। तो अब मैं केवल अगर एक शॉर्टकट में लिख दूं, नाउ टेक्स्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आफ्टर अमेंडमेंट एक लाइन की अगर मैं बात लिख दूं तो अब आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था। एक कंपनी है जिसके मैं शेयर होल्डर हूं, जिसका मैं शेयर होल्डर हूं, उस कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया। नाउ दैट डिविडेंड इज चार्जेबल टू टैक्स इन माय हैंड्स। पहले कंपनी को टैक्स दे पे करके हमको देना पड़ता था, तो मेरे हाथ में टैक्स फ्री हो जाता था। लेकिन अब कंपनी को टैक्स नहीं देना, हमको ही देना है, तो इसलिए वो डिविडेंड टैक्सेबल है। फिलहाल इसके बारे में अमेंडमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चला जाए।
सेकंड है। तो डिविडेंड कहाँ जाता है? सर मैंने ना कुछ पैसा लगा रखा है शेयर्स में, क्या वो मेरी सैलरी है? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं। बिजनेस है? नहीं। कैपिटल गेन है? नहीं। कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज। हाँ। दूसरा बताया गया, अगर आप कोई जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स खेलते हैं, हॉर्स रेस और कार्ड गेम्स खेलते हैं, या कोई भी ऐसा गेम जो इस नेचर का हो, तो उसको हम कहेंगे कैजुअल इनकम। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, एक नया नाम आप लोग लिख लेंगे ये सब, इसको हम लोग कैजुअल इनकम भी बोलते हैं। तो लॉटरी, क्रॉसवर्ड्स पजल्स और हॉर्स रेस, रेस गेम्स, तो ये सारी आपकी क्या है? कैजुअल इनकम्स हैं। और इसके लिए जो टैक्सेशन का रेट है ना, अभी मैं आपको हिंट के लिए बता रहा हूं, द रेट इज 30%। ये दिया हुआ है तो मैं साथ साथ थोड़ी बहुत चीजें बता रहा हूं, क्योंकि जब चीजें एक साथ इकट्ठी होंगी तो आपको बहुत आसान लगेगा। इस पर टैक्स रेट कितना है? 30%। बस आपको इतना याद रखना है, 115 बीबी का है टैक्स रेट 30%। अगर लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, कार्ड गेम्स है, गैम्बलिंग है, पजल्स है, तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पर हमारा टैक्स रेट कितना लगेगा सर? 30%। इज इट क्लियर? यस सर। अभी तक हम लोगों ने केवल दो चीज़ें देखी, एक कहा डिविडेंड, डिविडेंड टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट और उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। दूसरा मैंने कहा कि अगर कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, हॉर्स रेस है, कार्ड गेम्स है, पजल्स हैं, एक्सेट्रा, फलाना एंड डिमाका है, तो उनका 115 बीबी के हिसाब से, 115 बीबी के हिसाब से 30% का टैक्स रेट लगेगा, उसमें सरचार्ज और एचईसी को ऐड करना पड़ेगा। चलिए, इंटरेस्ट ऑन इनहांस कंपनसेशन और कंपनसेशन, आपको मालूम है कि जो कंपनसेशन होता है, अगर कैपिटल गेन आप लोगों ने पढ़ा हो, हाँ सर पढ़ा है तभी तो यहाँ पर आए हैं, उसमें सेक्शन 45(5) मैंने बताया था कि अगर गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है, अगर गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है कि भैया हमने आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, उसके अगेंस्ट आप क्या ले लीजिए? कंपनसेशन ले लीजिए। उसने हमें 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया और बाद में उस कंपनसेशन को 5 लाख रुपए से और बढ़ा दिया। अच्छा, कंपनसेशन देर में देने में डिले कर दिया, गवर्नमेंट ने डिले कर दिया, देर लगी आने में फिर भी इंटरेस्ट के साथ आए, तो मान लेते हैं 1 लाख इंटरेस्ट यहाँ पर मिला और 50,000 इंटरेस्ट यहाँ मिला। क्या ये मेरा सैलरी है? नहीं। क्या ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं। पीजीबीपी है? नहीं। कैपिटल गेन है? नहीं। अदर सोर्सेस। तो इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड, अंडर द हेड, अंडर द हेड अदर सोर्सेस। लेकिन हाँ, ये उसी साल टैक्सेबल होगा जिस साल ये रिसीट होगा। और अगर मैं इस इनहांस कंपनसेशन की भी बात करूं तो याद कराने के लिए केवल बता दूं, रिसीट बेसिस पर फिलहाल हमको केवल इंटरेस्ट की बात करनी है। जो ये होते हैं दोनों फैक्टर, ये कैपिटल गेन का हिस्सा होते हैं, क्योंकि एसेट को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, उसके बदले पैसा दिया है, कैपिटल गेन का हिस्सा। लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज नॉट द फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल गेन, इट मस्ट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब तक मैंने आपको तीन चीजें बताई, पहला बताया कि डिविडेंड, दूसरा बताया लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल्स, और थर्ड मैंने बताया आपको इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन और कंपनसेशन। ठीक है ना? नेक्स्ट, अगर आपको कोई फोकट में गिफ्ट देता है ना, अगर आपको कोई फोकट में गिफ्ट देता है, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स 50,000 रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट कंसिडरेशन बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। अंडरलाइन कर लेंगे इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर किसी को कोई फोकट में अमाउंट देता है ना, इंडिविजुअल या एचयूएफ से, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, इंडिविजुअल या एचयूएफ ने, कोई मतलब नहीं था पैसा देने का, क्यों दे रहा है? पैसा क्यों दे रहा है? जरूर कोई ना कोई टैक्स इवेजन का सिस्टम है, टैक्स चोरी का सिस्टम है। अगर हमको कोई बंदा फोकट में पैसा दे रहा है तो उसके पीछे, देने के पीछे कोई लॉजिक तो होगा। चलो है फोकट में, चलो मुझे कोई फोकट में दे रहा है, बिना किसी कंसिडरेशन के पैसा दे रहा है, तो मेरे लिए वो इनकम हुई या नहीं हुई? हुई सर। कहाँ टैक्स लगेगा? अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में, बशर्ते उस अमाउंट को याद रखें कि उसकी वैल्यू 50,000 से अधिक होनी चाहिए, उसकी वैल्यू 50,000 से अधिक होनी चाहिए। अगर एग्रीगेट वैल्यू जो 50,000 से अधिक होगा, पूरे साल भर में किसी ने 5,000, किसी ने 4,000, किसी ने 3,000, किसी ने 2,000, किसी ने 12,000, ऐसे करके हमको दिया, और साल भर में ये 50,000 से ऊपर हो गया, मान लो 53,000 हो गया, तो जानते हो कितने पर टैक्स लगेगा? एंटायर अमाउंट पर, 53,000 पर। ये 53,000 पूरा का पूरा मेरा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर 49,900 पे रुक गया तो ठेंगा, कुछ पर भी टैक्स नहीं लगेगा। अभी तक हम लोगों ने देखा डिविडेंड होता है,
लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल्स होता है, कंपनसेशन के इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन और कंपनसेशन होता है, और लास्ट मैंने अभी भी बताया आपको कि अगर कोई हमें फोकट में पैसा देता है तो चलो, उसने मुझे फोकट में पैसा नहीं दिया, उसने मुझे फोकट में कुछ देना जरूर था, लेकिन उसने मुझे मूवेबल प्रॉपर्टी दे दी, लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया, ओके। इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल बोला ना मैंने, इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी, लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स 50,000। हमारे पास कोई एक इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई, और इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने कम दाम में ली। कितने में ली? कम दाम में ली। कम दाम का मतलब जितना उसका फेयर मार्केट वैल्यू है उससे कम पर लिया, उससे कम पर लिया। तो कहा गया कि अगर जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे कम पर लिया और ये डिफरेंस 50,000 से अधिक है, 10% का सेफ हार्बर रूल जोड़ा गया है इसमें, हम आपको उसको भी डिफाइन करेंगे। पहले ये केवल 50,000 था, बाद में 50,000 प्लस 5% किया गया। इस साल से 21-22 असेसमेंट ईयर से 50,000 प्लस 10% का सेफ हार्बर रूल किया गया है इसमें। सेफ हार्बर रूल क्या होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो लिमिट को ही सेफ हार्बर रूल कहा जाता है। फिलहाल मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा आपसे। अभी तो मैं आपको केवल ये स्टोरी बता रहा हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज आपके दिमाग में क्लियर कर रहा हूँ। पहला डिविडेंड होता है, दूसरा लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल्स होता है, दूसरा थर्ड आपका इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन होता है, फोर्थ आपका कोई फ्री में गिफ्ट होता है कैश में, फिफ्थ बताया मैंने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है जिसकी एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से अधिक का डिफरेंस है और कम दाम पर आपको मिलती है 10% का सेफ हार्बर रूल को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए, तो उसको भी गिफ्ट माना जाएगा। अगर कोई 10 लाख की चीज़ हमको 5 लाख में मिल जाए तो डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है ना, 10% का डेविएशन चलेगा, 10% का डेविएशन चलेगा। वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वी विल सी इट ऑन लेटर स्टेज। लेकिन बट यस, यहाँ पर 10% का सेफ हार्बर रूल है, प्लस 50,000 का डिफरेंस है, तो 50,000 के डिफरेंस से अधिक है। हमको 5 लाख में कोई एसेट मिलनी थी 10 लाख में, मार्केट वैल्यू थी 10 लाख, हमको मिली 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 50,000 से अधिक का डिफरेंस है, तो कहा गया ये भी आपके लिए गिफ्ट मान लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट कहा गया कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, अच्छा कैश में मिला तो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली तो, और मूवेबल प्रॉपर्टी अगर मिल रही है, क्या मिल रही है, मूवेबल प्रॉपर्टीज अगर मिल रही है, तो उस केस में कहा अगर एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से अधिक है। देखो यहां पर यहां से एग्रीगेट वर्ड हटा देंगे आप लोग यहां से, ठीक है ना। यहां पर जरूर लिखेंगे सेकंड में, एग्रीगेट का मतलब होता है कई डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट मिलते हैं। किसी ने हमको वॉच गिफ्ट की, किसी ने हमको स्पेशल पेन गिफ्ट की, किसी ने हमको लैपटॉप गिफ्ट किया, अदर अदर चीजें गिफ्ट की। तो कहा गया एनी मूवेबल प्रॉपर्टी द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ व्हिच एक्सीड्स 50,000 रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी पर्सन ड्यूरिंग द ईयर, और जिसका डिफरेंस 50,000 से अधिक हो। तो जब हम कैश की बात करेंगे तो 50 लोगों से कैश मिला, सबको ऐड करके देखेंगे एग्रीगेट। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, क्या मिली है, मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, वो भी कई लोगों से मिली है अलग अलग, तो सबको ऐड करके हम लोग टोटल करके देखेंगे डिफरेंस 50,000 से अधिक है तो। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है और अलग अलग लोगों से मिली है, तो इसको क्लब नहीं करेंगे, सबको सेपरेटली 50,000 के पर्पज से कैलकुलेट या कंसीडर किया जाएगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये वर्ड याद रखेंगे कि एग्रीगेट नहीं होता, जबकि बाकी मूवेबल और कैश गिफ्ट में एनी सम ऑफ मनी में हमारा 50,000 का एग्रीगेट अमाउंट को कंसिडर किया जाता है। अभी तक मैंने आपको कहा कि भाई हमको किसी से डिविडेंड मिला तो वो मेरे लिए अदर सोर्सेज है। अगर हमको कोई इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन मिलता है या इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन मिलता है, मेरे लिए वो अदर सोर्सेज का पार्ट है। अगर हमको कोई लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स वगैरह से कोई कमाई होती है, तो मेरे लिए अदर सोर्सेज का हिस्सा है। मेरे लिए कोई गिफ्ट सम ऑफ मनी मिलता है कैश में, 50,000 से अधिक का मिलता है, तो इंटायर अमाउंट टैक्सेबल होगा गिफ्ट का। फिफ्थ बताया गया कि अगर हमको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है और इंडिविजुअली 50,000 से अधिक का डिफरेंस है, तो मेरे लिए गिफ्ट का काम करेगा। नेक्स्ट मैंने बताया अगर हमें कोई मूवेबल प्रॉपर्टीज मिलती हैं, तो सबको मिला 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 करके अगर डिफरेंस 50,000 से अधिक का है, तो वो भी मेरे लिए गिफ्ट का काम करेगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अच्छा, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग द वर्ड क्लोजली हेल्ड कंपनी, आई जस्ट वांट टू स्टेट इट प्राइवेट कंपनी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी इशू करती है शेयर्स एट प्रीमियम, ओ अगर कोई प्राइवेट कंपनी इशू करती है शेयर्स एट प्रीमियम, प्राइवेट कंपनी शेयर करती है, शेयर इशू करती है प्रीमियम पर, और उसकी वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू से अधिक लेती है। मान लो एक मेरा शेयर है, मैं प्राइवेट कंपनी हूं, मेरे एक शेयर का दाम है फेस वैल्यू 10 रुपए और उसकी मार्केट वैल्यू है 13 रुपए, 2 मिनट के लिए मानता हूं, मैंने आपको दिया उसको 18 रुपए में। ये तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के बराबर हो गया। मैंने आपको वो 18 रुपए में दे दिया, आपने खरीद लिया। अब आप कहेंगे ये शेयर मेरा 18 रुपए का है, जबकि एक्चुअल में उसकी मार्केट वैल्यू तो 13 रुपए थी, हमको तो 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया।
हमको आप 5 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो, आप हमको एक्स्ट्रा 5 रुपए क्यों दे रहे हो, प्राइवेट कंपनी है भाई, इसका मतलब आप अपना ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो कहा गया ये मार्केट वैल्यू से जितना भी अधिक होगा, अगर कोई शेयर इशू होता है इस तरह से, तो वो भी हमारा गिफ्ट का काम करता है, वो अदर सोर्सेज का माना जाएगा। तो सोचो अभी तक हम लोगों ने देखा, अगर कोई कैश में गिफ्ट देता है तो समस्या है, हमको इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है तो समस्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी देता है तो प्रॉब्लम है, और अगर कोई इश्यू करता है शेयर प्राइवेट कंपनी हमको मार्केट वैल्यू से अधिक दाम पर, प्रीमियम, प्रीमियम पर, याद रखेंगे वर्ड है प्रीमियम, अगर प्रीमियम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो छोड़ देते हैं, इसके लिए क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, बहुत मजा भी आएगा इस सब चीज़ों में। आज तो हम केवल समरी 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 देख रहे हैं कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट देखने हैं, ठीक है ना। तो कहा गया अगर कोई प्राइवेट कंपनी है अपने इशू करती है शेयर्स प्रीमियम पर और उसकी मार्केट वैल्यू से अधिक पर रिलीज करती है, इशू करती है, तो ये जो एक्सेस अमाउंट होगा वो हमारे लिए कहा जाएगा गिफ्ट, एक तरह से मान लो गिफ्ट, यहाँ अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। एडवांस मनी फॉरफिटेड, एडवांस मनी फॉरफिटेड क्या होता है, पहले ये कैपिटल गेन का हिस्सा माना जाता था, लेकिन अभी कैपिटल गेन का हिस्सा नहीं है, इसको अब का मतलब 2 साल से चल ही रहा है इसमें, तो अभी टेंशन लेने, 2-3 साल हो गए इसी में ही चल रहा है कि अगर कोई हमको प्रॉपर्टी आपको सेल करनी है, क्या सेल करनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैंने आपको कहा ये लो प्रॉपर्टी, हम आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं, हमको बयाना दे दो, 1 लाख रुपए आपने हमको एडवांस दे दिया, और बाकी आपने कहा 50 लाख रुपए हम आपको 3 महीने के अंदर दे देंगे, मैंने कहा नहीं दे पाए तो हम ये छीन लेंगे पैसा, आपने पैसा नहीं दिया, मैंने ये 1 लाख रुपए आपका छीन लिया, ओ फायदा ही तो है मेरा, मेरा फायदा ही तो है, फायदा ही तो, एसेट बिकी क्या, नहीं सर एसेट बिकी नहीं, उल्टा पैसा आ गया, आपने किसी का पैसा जब्त कर लिया, तो कहाँ जाना चाहिए, अदर सोर्सेज में, ठीक है ना। चलें आगे, अगर हम कोई टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी कंडीशन इन एनी एजेंसी वगैरह, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लो मैं किसी के साथ कोई काम करता हूँ और उसके साथ मैं कोई कंडीशंस में फेर बदल करता हूँ और उसका टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन करता हूँ उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में, तो जो भी मिलेगा कंपनसेशन, तो वो हमारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बशर्ते वो पीजीबीपी या सैलरी में ना जाता हो। फिलहाल ये भी आएगा, देखेंगे, अभी इसके लिए दिमाग नहीं लगाना, बस इतना याद रखना है कि कोई भी कंपनसेशन जो टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन के अगेंस्ट हो, अगर आपको याद हो सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, मैंने आपको बताया था सैलरी चैप्टर में, ठीक। इसी तरह अगर आपको याद हो सेक्शन 28 पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन बताया था, उसमें भी टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और एजेंसी की बात की गई थी सेक्शन 28 में। तो उन दोनों को छोड़कर जो हमारी इनकम होगी इस तरह की कंडीशंस में, जो पीजीबीपी या सैलरी में नहीं जाती होगी, वो कहाँ जाएगा सर, वो अदर सोर्सेज में जाएगा। अगर आपको वो पॉइंट याद हो तो आएगा क्वेश्चन, तो मैं आपके सामने वो फिर डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी तक हम लोगों ने जो देखा, अगर डिविडेंड है तो मेरा अदर सोर्सेज में जाएगा, लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स है तो मेरा अदर सोर्सेज में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, इंटरेस्ट ऑन इनहांस कंपनसेशन है तो मेरा अदर सोर्सेज में जाएगा, अगर कोई सम ऑफ मनी है 50,000 से अधिक का एग्रीगेट वैल्यू का डिफरेंस है तो मेरा पूरा इंटायर अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, गिफ्ट मान लिया जाएगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल एसेट्स को देखते हैं और उनका डिफरेंस मार्केट वैल्यू से 50,000 से अधिक का है तो ये मान लेंगे गिफ्ट है और वो भी हमारा चला जाएगा अदर सोर्सेज में। अगर हमें इमूवेबल प्रॉपर्टीज का गिफ्ट मिलता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, उसका कंसिडरेशन डिफरेंस मार्केट वैल्यू से 50,000 से अधिक का है, तो यहाँ पर ये भी हमारे लिए क्या मान लिया जाएगा, गिफ्ट मान लिया जाएगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है अपने शेयर्स को रिलीज करती है, इशू करती है प्रीमियम पर और मार्केट वैल्यू से अधिक चार्ज करती है, तो वो भी हमारा गिफ्ट मान लिया जाएगा जो रिलीज कंपनी करती है उसके लिए। इसमें 2 पॉइंट आएंगे, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके लिए अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई एडवांस मनी फॉरफिट किया जाता है तो वहाँ पर एडवांस मनी फॉरफिट जो किया जाता है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने से रिलेटेड, तो वो भी हमारा अदर सोर्सेज में ही जाता है, एडवांस मनी फॉरफिट किया गया हो जिसे। और कोई भी कंपनसेशन होता है या अमाउंट होता है जो ड्यू टू और रिसिड है अगेंस्ट द टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर वो पीजीबीपी और सैलरी हेड से ताल्लुक नहीं रखता तो हमारा अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी सिक्योरिटीज और डिवेंचर्स पर, तो कहा गया अगर हमने स्टॉक की तरह रखा है सिक्योरिटीज को, अगर हमने स्टॉक की तरह रखा है, सिक्योरिटीज़ को अगर हमने स्टॉक की तरह रखा है, यानी सिक्योरिटीज़ में हम ट्रेड करते हैं, इसका पीजीबीपी में चला जाता है, स्टॉक की तरह होता है, तो हमारा इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा, पीजीबीपी में चला जाएगा, तो इसका इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा, पीजीबीपी में चला जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक नहीं है, हमने कोई सिक्योरिटी अपने पास रखी है और इन्वेस्टमेंट की तरह रखी है, किस में रखी है, इन्वेस्टमेंट की तरह रखी है,
तो उसका इनकम हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, तो उसका मिलने वाला इंटरेस्ट भी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही जाएगा। कोई मतलब ज़्यादा नहीं था इसका। चलें, ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी आपको मैंने सैलरी चैप्टर पढ़ाते समय बिल्कुल आराम से सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 के साथ डिफाइन किया था सैलरी हेड में, और मैंने बोला था कि भाई ये लास्ट टाइम है जब मैं आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ा रहा हूँ। आगे जब आएगा ना, मैंने उस समय ये बोल दिया था कि पीजीबीपी में भी आएगा। मैंने सैलरी टॉपिक में की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ा था, इसमें बोला था अदर सोर्सेज में भी यही आएगा। तो आप वापस जाएं सैलरी हेड में सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 को ढंग से देखें, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी को। वहाँ मैंने की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी डिफाइन किया है, कब वो हेड में जाता है अदर सोर्सेज, कब हो जाता है सैलरी में, कब जाता है पीजीबीपी के लिए। एक बंदा है, बिजनेसमैन है, वो अपने एम्प्लॉय के लिए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है। अगर एम्प्लॉय को देता है तो वो हो जाता है सैलरी हेड में एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर को मिलता है तो वो पीजीबीपी हेड में मिलता है, क्योंकि बिजनेस के उसका नुकसान है। शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने किसी एम्प्लॉय के लिए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी और वो एम्प्लॉय ही डेथ कर गया, तो जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का थोड़ा हिस्सा है मैंने उसके घर वालों को दिया। क्या उसके घर वालों को पैसा देने पर क्या वो सैलरी में आएगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है ना। वहाँ जो काम करता था उस घर से, वो मेरे लिए एम्प्लॉय था, अब वो नहीं रहा, तो उसके घर वालों को जब मैं पैसा दूंगा तो वो हमारे उनके लिए क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। चलिए, 2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने इसको लेट आउट कर दिया मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को। ये जो कुछ भी किराया देगा इसको रेंट का, इसके हाथ में ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, एज पर सेक्शन 22। याद आया होगा जी सर। अगर इस वाई ने मिस्टर जेड को सबलेट कर दिया और जेड ने वाई को जो किराया दिया, वो इसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। ये याद रखें, क्योंकि ये मालिक नहीं है। मालिक को मिलता है किराया तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मालिक के अलावा किसी को किराया मिलता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। गॉट इट? यस सर। चलिए, एक और मैं बात करता हूँ। मिस्टर एक्स है, उसने अपनी प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दे दी। उसका ये बिजनेस नहीं है। अगर उसका बिजनेस है, लेट आउट कर दिया, और दिस इज द पार्ट ऑफ द माइट बी बिजनेस और नॉट अ बिजनेस। अगर बिजनेस है तो पीजीबीपी में जाएगी ये इनकम। अगर बिजनेस नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई बिल्डिंग है, प्लस प्लांट एंड मशीनरी है, प्लस फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये तीनों मैं लेट आउट कर रहा हूं, किराए पर उठा रहा हूं, तो आपके दिल और दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर बिल्डिंग का तो हम ले जाते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। इफ रेंट ऑफ बिल्डिंग is separable and not specifically designed, तो रेंट ऑफ बिल्डिंग प्लस रेंट ऑफ अदर्स, रेंट ऑफ बिल्डिंग आपका चला जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, रेंट ऑफ अदर्स जाएगा या तो पीजीबीपी में या अदर सोर्सेज में, डिपेंड्स। बस ये याद रखना है। अगर रेंट ऑफ बिल्डिंग इज सेपरेबल है एंड नॉट स्पेसिफिकली डिजाइंड है, तो सेपरेबल है, बिल्डिंग नॉर्मल है, मैंने सामने वाले से कहा तुम्हें करना क्या है, उसने कहा हमको कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना है। ठीक है, मैं आपको अरेंजमेंट करके दे रहा हूँ, ये मेरे कमरे हो गए। उसने कहा हाँ ठीक है, ये आपके कमरे हो गए, ये फर्नीचर भी मेरे पास अवेलेबल है, और बोलो, ये एसी भी लगा दे रहा हूँ, और बोलो। अब देखो ना, बिल्डिंग का किराया अलग और बाकी चीजें मैं अलग से दे रहा हूँ।
because he is demanding that thing and I am just accommodate him with all the facilities. तो अगर बिल्डिंग इज सेपरेबल और स्पेसिफिकली डिजाइन, वो कहता नहीं हमको तो यहाँ पर एजेंसी चलानी है, ले लो एजेंसी के लिए, तुम्हें क्या चाहिए, फर्नीचर तो चाहिए नहीं होगा, एसी लगवा दूँ। अब देखो ना, कहने का मतलब एक कमरे बने हुए हैं खाली खाली, उसको मैं सामने वाले को एकोमोडेट करके कस्टमाइज करके दे रहा हूँ एक तरह से। तो उस केस में बिल्डिंग का किराया अलग और बाकी चीजों का किराया अलग, बिल्डिंग का हाउस प्रॉपर्टी में और बाकी का अदर सोर्सेज या पीजीबीपी में। इफ rent is separable and building is specifically designed, सामने वाला यह कहता है कि बिल्डिंग देंगे किराए पर, मैंने कहा हाँ बिल्डिंग तो किराए पर देने के लिए रखी है, कोचिंग के लिए दूंगा मैं केवल। उसने कहा क्यों कोचिंग के लिए देंगे, भाई देखो मैं नॉर्मल इन 3 कमरों का लेता हूँ 50,000 रुपये और बाकी मेरा यहाँ पर फर्नीचर सेट हो रखा है उसका मैं 30,000 लेता हूँ ना, द रेंट इज सेपरेबल, बिल्डिंग का अलग और बाकी चीज़ों का अलग, बाकी चीज़ों का अलग, वो सेपरेबल हो सकता है लेकिन मैं कैसे मांग रहा हूँ, पूरा रेंट एक साथ मांग रहा हूँ। लेकिन बिल्डिंग जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइंड है, अगर वो कहता है नहीं नहीं हमें फर्नीचर नहीं चाहिए, तो मैंने कहा तो चले जाओ बाहर जाओ, हम केवल कमरे देने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम तो कमरे का किराया अलग ले रहे हैं, फर्नीचर का किराया अलग ले रहे हैं, लेकिन मेरी बिल्डिंग खराब हो जाएगी पूरी, क्योंकि मैंने इसको स्पेशली कोचिंग के लिए बनाया हुआ है। मेरी बात ढंग से समझे, वी आर चार्जिंग द अमाउंट ऑफ रेंट सेपरेटली एंड द रेंट ऑफ अदर थिंग्स सेपरेटली, means rent of building is separately while the rent of other things separately we are charging, but the building is designed in such a way that it cannot be used for any other purposes। तो भैया आपने इस सबका क्या करोगे, हमड़ करोगे तो हाउस प्रॉपर्टी में तो कुछ भी नहीं जाने वाला ना। तो कहा गया बिल्डिंग का हो प्लस अदर आइटम्स का हो, दोनों का पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में जाएगा, जैसा केस हो। अब समझ में आया, ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा बिल्डिंग का, क्योंकि बिल्डिंग इज स्पेसिफिकली डिजाइंड, ये याद रखेंगे स्पेसिफिकली डिजाइंड है, और यहां पर नॉट स्पेसिफिकली डिजाइंड था। अभी और है सर, देखो क्या आ जाता है, इफ रेंट इज नॉट सेपरेबल, थर्ड क्या आएगा, इफ रेंट इज नॉट सेपरेबल, बिल्डिंग का रेंट हम नहीं ले सकते, आपने शुगर मिल बनाई है भैया, टोटल शुगर मिल हम आपको इतने में देंगे, बात खत्म। तो वो अदर सोर्सेस या पीजीबीपी जैसा केस हो, दैट्स इट। अब आपको ये समझ में आया, हाँ सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको दिक्कत नहीं आएगी, हाउस प्रॉपर्टी में भी ये चीज़ काम आएगी। अगर लेटिंग ऑफ मशीनरी है तो अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट टुगेदर विद बिल्डिंग, इफ द लेटिंग ऑफ द बिल्डिंग इज इन सेपरेबल देन द अदर सोर्सेज। ठीक है, मैंने आपको दोनों पॉइंट डिस्कस कर दिए। अगर एमपी एमएलए को मिलने वाली सैलरी सैलरी में नहीं जाती, एमपी एमएलए को मिलने वाली सैलरी सैलरी में नहीं जाती, अब मैंने क्या क्या बताया, ये तो सारे खत्म हो गए पॉइंट। एमपी एमएलए नौकर एम्प्लॉय नहीं होते, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको शुरू से एक एक करके समरी बताता हूँ। हो गया, हम लोग का मेन टॉपिक खत्म हो गया, सबसे टेंशन वाला यही टॉपिक था। अब इनको हम लोग को अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग डिटेल में देखेंगे। चलिए फिलहाल सबसे पहले सेक्शन 56 कहता है कि डिविडेंड की इनकम है और इस साल का मेजर अमेंडमेंट है। अब इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अगर 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 सेकंड 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 क्या था, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, विनिंग, हॉर्स रेस, तो ये कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज में जाएगा। 115 बीबी के हिसाब से 30% का टैक्स रेट, सरचार्ज प्लस एचईसी चार्ज होता है इस पर। इसके अलावा मैंने बताया कि अगर आपको सम ऑफ मनी मिलता है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टीज़ मिलती है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमारा
सेपरेट सेपरेट होगा, जबकि ये मूवेबल प्रॉपर्टीज और कैश का एग्रीगेट होता है। अच्छा, इसके बाद मैंने बताया आपको एमपीएमएलए को मिलने वाली सैलरी। इसके अलावा मैंने बताया लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसके अलावा मैंने बताया लेटिंग ऑफ बिल्डिंग। इसके अलावा मैंने बताया बिल्डिंग विद द प्लांट एंड मशीनरी इट इज़ नॉट सेपरेबल। और 4 पॉइंट और हैं, नहीं देखूंगा। की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी का मैंने बताया। ओके, प्रोविडेंट फंड वगैरह भी छोड़वा रखा है, क्योंकि अगर वो सैलरी में नहीं आएगा तो यहाँ आएगा। अच्छा, कोई भी टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन होता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर वो पीजीबीपी और सैलरी में नहीं गया है तो यहाँ आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज यहीं पर आएगा। अगर वो स्टॉक में है तो वो पीजीबीपी में जाएगा, अदरवाइज उसका इंटरेस्ट वगैरह हमारा अदर सोर्सेज में आएगा, अगर इन्वेस्टमेंट की तरह रखा गया है तो। और मैंने क्या बताना है, एडवांस मनी फॉरफिटेड है। एडवांस मनी फॉरफिटेड, ये एडवांस मनी फॉरफिटेड जो फॉरफिट किया जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने पर, एडवांस मनी लेकर के उसको फॉरफिट कर दिया जाता है, वो भी अदर सोर्सेज में आएगा। इसके अलावा बताया गया था कि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ने अपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, उसने अपने शेयर होल्डर को प्रीमियम पर शेयर का वैल्यू रिलीज़ किया है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक पर। इज इट क्लियर? बाकी सारी चीज़ें हो गई थी हमारी। ठीक, टॉपिक इज ओवर। ये टॉपिक जो है, सुनेंगे ढंग से, ये मैंने आपको ये सारा अगर याद हो तो यहाँ तक ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा रखा है, ऑलरेडी डिस्कस्ड चैप्टर 1 और 2। ये देख लेंगे, ये सब मैंने वहाँ पर आपको डिविडेंड का पूरा कहानी बताया है, इत्मीनान से तसल्ली से 1 घंटा पूरा मैंने वहाँ दिया था 222 ABCDE को, इत्मीनान से बताया है, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं की, पूरा 1 घंटे का लेक्चर दिया है डिविडेंड का। सेक्शन 8 में मैंने आपको सेक्शन 8 प्लस सेक्शन 222 ABCDE डीम्ड डिविडेंड का, इसके अलावा सेक्शन 1034, इसके अलावा मैंने वहाँ पर हिंट आपको दे दिया था BBDA का, जो कि खत्म हो चुके हैं, 115O उसका भी मैंने आपको हिंट दे दिया था। तो इंस्टेड ऑफ doing again all those things over here, it is fruitless. Try to go over there and refer it. आप उसको जा करके देख सकते हैं, मैंने ये चीज़ बता दी है, डिविडेंड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ कवर अप कर लिए थे। टैक्सेबिलिटी के लिए हम आगे जरूर देखेंगे, इस चैप्टर में भी आएगा, और इसमें जो हमारा डिविडेंड पर लगता है आपका टीडीएस वगैरह, वो सब टीडीएस चैप्टर में आया जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। अब आते हैं 115 BBD, क्योंकि इस सेक्शन को अभी मैं ख़त्म करवा दूंगा ना, तो आपके लिए एक बेनिफिट होगा, इस सेक्शन को पढ़ना नहीं, अभी भी मैंने बताया इस सेक्शन को पढ़ना नहीं है, देखिए ना, ये पढ़ना नहीं है तीनों, ये आपका यहाँ तक तो टॉपिक पूरा कवर अप हो जाएगा, बहुत बड़ी मात्रा में ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा अदर सोर्सेज। क्योंकि हमने ये 222 ABCDE और डिविडेंड पहले ही देख रखा है, तो हमारा टाइम बच गया, हमारा मैक्सिमम टाइम बच गया, नहीं तो पूरा एक सेशन और हमारा इस पर जाता। 115 BBD, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन कंपनी फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनीज। ढंग से सुनेंगे, ये स्पेसिफिक सेक्शन है, मुझे यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, इसको हम आगे चल करके खींचें, उससे अच्छा इसको यहीं पर आज के आज खत्म कर देते हैं। ढंग से सुनेंगे, अगर कोई डिविडेंड रिसीव्ड होता है किसी इंडियन कंपनी को, कहाँ से रिसीव्ड होता है, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से रिसीव्ड होता है, और ऐसी स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव्ड होता है, बट ऑब्वियस है इंडियन कंपनी का उस कंपनी में, फॉरेन कंपनी में कुछ ना कुछ शेयर होल्डिंग होगा, तभी तो डिविडेंड मिल रहा है। कहता है अगर 26% इक्विटी शेयर कैपिटल रखती है ये इंडियन कंपनी, और उससे जो भी डिविडेंड मिलेगा उस पर 15% का टैक्स रेट लगेगा, नॉर्मल टैक्स रेट नहीं लगेगा। यानी यहाँ पर कंसेशन की बात की गई है, किसकी बात की गई है, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स। नो एक्सपेंडिचर वुड बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डिविडेंड। तो बस इतना याद रखना है कि अगर कोई इंडियन कंपनी है, उसने स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी में कुछ होल्डिंग रखी है, शेयर होल्डिंग, इक्विटी शेयर होल्डिंग, और कम से कम 26% की शेयर होल्डिंग रखी है, तो ये कंपनी कितना बेटर काम कर रही है, विदेश में भी अपना एक आधिपत्य जमा रखी है, तो गवर्नमेंट ने कहा उस कंपनी से आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा ना, तो वो हमारे देश को ही फायदा कर रहा है, तो हम आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे, आपके ऊपर कंसेशनल 15% का टैक्स लगाएंगे, नॉर्मली 25 और 30% का लगता है, हम वो टैक्स नहीं लगाएंगे उस पर। तो ये कंसेशनल रेट बशर्ते 26% या उससे अधिक का शेयर होल्डिंग हो। बस ये हमें आपको यहाँ टॉपिक पढ़ाना था BBD में।
अब BBDA 115O एंड 1034 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ऑलरेडी टू द सम एक्सटेंट। कुछ हद तक अभी टैक्सेबिलिटी है, लेकिन क्यों है क्या है वो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इट इज ऑफ नो यूज टू गो विद दैट। आते हैं 115 BB। सर अभी तो आपने बताया ना 30% का टैक्स रेट लगता है 115 BB में, हाँ ये तो बताया ना आज, ये हम उसी को दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। क्या दिक्कत है, मैंने कहा ना समरी हम लोगों ने देख लिया, और चूंकि ज़्यादा मैटर कवर हो चुके हैं अब आपको टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर को कवर करने में। टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, सेक्शन 115 BB ये कहता है अगर कोई लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, रेस है, कार्ड गेम्स है, अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, फलाना एंड डिमाका है, जिसमें किस्मत के बेसिस पर टैक्स लगता है, मतलब पैसा मिलता है टैक्स तो किस्मत के बेसिस पर हमको ज़्यादा देना पड़ेगा सरचार्ज और एचईसी जोड़ करके। तो सर इसमें कौन सी नई बात बता दी, जो ऊपर आपने बताई वही आप यहाँ नीचे भी बता रहे हैं। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन नहीं मिलता। मान लीजिए अगर याद हो तो मैंने ये टॉपिक पहले भी आपको समझाया है, नहीं समझाया तो आगे भी आपको ये समझना पड़ेगा। मान लीजिए मैं 1000 रुपये लेकर के बाजार में गया और मैंने उससे लॉटरी परचेज की। क्या परचेज की? लॉटरी परचेज की। और मैंने लॉटरी का इनाम जीता 10,000, 10,000 मैंने विन किया। अब बताओ मेरे ऊपर टैक्स कितने पर लगना चाहिए, मेरी इनकम कितनी हो गई? 10,000। ओ नहीं सर 9,000, नहीं भाई 10,000। खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता है, कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, किसी भी तरह के खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स गेम, फलाना एंड डिमाका पर 100% अमाउंट पर टैक्स लगता है, कोई भी डिडक्शन या एक्सपेंडिचर नहीं मिलता। आगे जब चैप्टर आप लोग एक और पढ़ेंगे, जब अपना खर्चा नहीं अलाउ कर सकता तो फ्यूचर में जितने भी खर्चे होंगे दूसरी जगहों के सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, फलाना डिमाका, कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलना है इससे। यानी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स और कार्ड गेम्स वगैरह से, हॉर्स रेस से जितना भी पैसा आता है उस पूरे पर टैक्स लगता है, आंख बंद करके टैक्स लगता है। मैंने क्या कहा? आंख बंद करके टैक्स लगता है। उसमें से 1 रुपए भी अपना खर्चा तो काट नहीं सकते, दूसरों का क्या खाक काटेंगे। तो ये पूरे पर टैक्स लग जाता है इंटायर अमाउंट पर, कोई बेसिक लिमिट नहीं है, फलाने का कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि लॉटरी जीती, जितना जीता उस पर 30% टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी दे करके किनारा कर लिया, उस पर तो टैक्स देना ही देना है। आपकी कितनी इनकम है कितनी इनकम नहीं है, कोई खर्चा है नहीं है, कोई मतलब नहीं होता, इतना आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? चलिए ये चीज़ हम आगे पढ़ाएंगे जब आएगी थ्योरी। अभी हम बताएंगे तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पढ़ना चाहें आप अभी पढ़ लेंगे, अदरवाइज मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। ये नेक्स्ट सेशन में 56 to 10 आपका पूरा नेक्स्ट सेशन में चलेगा, पूरा का पूरा ये नेक्स्ट सेशन में चलेगा, पूरा का पूरा। चलिए नेक्स्ट सेशन में ही बताऊंगा, हो सकता है एक और सेशन लगे, कुल मिलाकर 1.5 सेशन और लगेगा आपका इस चैप्टर पे। और चूंकि मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आपको बता दिए आज की डेट में, तो आप इन चीज़ों का रिवाइज करें, लिखने की कोशिश करें, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम आपको गिफ्ट पढ़ाएंगे, गिफ्ट पढ़ाने के बाद डिडक्शंस पढ़ाएंगे। इसे क्लियर? तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 सेशंस और लगेंगे थ्योरी में ज़्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं, उसके बाद न्यूमेरिकल तो 1 या 2 सेशन में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।